नमस्कार। शेयर बाजार में कहां लगाएं दांव और कैसे करें एल्गो ट्रेडिंग, इस पर हो रही इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की कामना करते हैं। कमोडिटी न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित वेबिनार में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं शेयर इंडिया के डायरेक्टर श्री सुरेश अरोड़ा, इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के प्रमुख श्री पंकज रांदड़ और धन के डायरेक्टर श्री जयप्रकाश गुप्ता। मैं कमल शर्मा सभी दर्शकों और वक्ताओं का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शेयर बाजार में दांव कहां लगाएं, और दूसरे पार्ट में बात होगी आदमी से भी तेज मशीन से हो सकने वाली कारोबार प्रणाली एल्गो पर। बदले जमाने के मुताबिक ट्रेड सिस्टम्स अपनाने होंगे, ऐसा हम मानते हैं। सुरेश अरोड़ा जी, भारतीय शेयर बाजार ने पिछले वर्षों में लगातार बढ़त बनाई है, लेकिन आम निवेशक अब तक यह समझ नहीं पाया कि वह कैसे इससे बड़ा लाभ कमाए। शेयर बाजार को तेजी से धन कमाने का सबसे अहम बाजार माना जाता है। आप कुछ गाइड करें आम निवेशक को। श्री सुरेश जी। नमस्कार कमल जी, धन्यवाद इस सिलसिले में बुलाने के लिए। मेरा मानना यह है कि शेयर बाजार को इस तरीके से समझने की जरूरत नहीं है कि बहुत तेजी से धन कमाने का कोई जरिया है। लोगों को ये धारणा थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये देखें, शेयर बाजार बाकी सब बाजारों से जहां और धन बन सकता है, जैसे अपने जो नियमित निवेश के साधन हैं, जहां पे एफडी हो गया या प्रॉपर्टी हो गया या गोल्ड हो गया, उनसे बेहतर रिटर्न शेयर बाजार अगर आप पिछले 30 या 40 सालों का या 50 सालों का भी डाटा उठा के देखेंगे तो शेयर बाजार ने लगातार 17 से 18% का एनुअल रिटर्न दिया है। तो हमें शेयर बाजार में इस तरीके से सोच के नहीं आना चाहिए कि ये शेयर बाजार एकदम से तेजी से बहुत बड़ा धन कमाने का जरिया है। एक रेगुलर डिसिप्लिन निवेशक की तरह से अगर हम इसमें निवेश करते रहेंगे तो शेयर बाजार बाकी सब एसेट क्लास से ज्यादा अच्छे से रिटर्न देता है, ऐसा हमारा मानना है। जी धन्यवाद। आपने बहुत संक्षेप में सारगर्भित बात कही सर। पंकज जी, जो निवेशक है उसको लॉन्ग टर्म रहना चाहिए या इंट्राडे में जाना चाहिए आज के माहौल में? यदि दोनों में रहना हो तो क्या रेशो बनाना चाहिए इन्वेस्टमेंट का? देखिए, इन्वेस्टर दोनों टाइप के हैं, जो कि इंट्राडे के अंदर या शॉर्ट टर्म में, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से अगर जो बंदे काम करेंगे आज के तारीख में, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? तो मार्केट आने वाले समय में एक नई ग्रोथ दे रहा है। इंडिया अपनी एक अलग से ग्रोथ स्टोरी बना रहा है। और मान लीजिए अगर रेशो की बात है, जो कोई इंट्राडे में अगर काम करना चाहता है तो 1:2, 1:3 के रेशो में पैसा मिल सकता है, पर उसको प्रॉपर, जैसे सुरेश जी ने बताया कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है मार्केट में, और एक रेगुलर हैंडसम रिटर्न मिलने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव रखते हैं 2 साल 3 साल का होराइजन, तो 3 गुना से 4 गुना का लक्ष्य तो जरूर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी धन्यवाद पंकज जी। जयप्रकाश जी, हम देखते हैं कि एक निवेशक जब देखता है बाजार में कि होटल सेक्टर के शेयर चल रहे हैं तो उनमें पैसा लगाने लग जाता है। पता लगता है कि जो खास निवेशक वर्ग है, जो बड़ा निवेशक वर्ग जिसको एफआईआई या हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल है या कोई बहुत बड़े ऑपरेटर्स टाइप के हैं, वो अचानक आईटी शेयर में चले जाते हैं। तो आम निवेशक क्या करता है कि उन होटल शेयर को बेच के आईटी सेक्टर में आता है, लेकिन तब तक ऐसे बड़े निवेशकों की पसंद बदल जाती है। तो एक आम निवेशक कैसे तालमेल मिलाए इन निवेशकों के साथ ताकि वो भी इनके साथ साथ एक अच्छा पैसा बना सके? नमस्कार कमल जी, काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये है कि आप बाजार में किसी को फॉलो करके आप पैसे नहीं बना सकते हो। ये एक आम निवेशक को बहुत ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जो मार्केट में इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन में एक लैग इफेक्ट रहता है। आज कोई अगर एफआईआई किसी स्टॉक में बाइंग कर रहा है या कोई बड़ा इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है तो वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं आती है मार्केट में। तो जब तक आप
एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप उस न्यूज को फॉलो करेंगे तब तक वो न्यूज ऑलरेडी हो चुका होता है, और किसी और के व्यूज पे आप अपना दाव लगाएं बिना ये स्टडी किए कि वो कोई खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है, उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो 5 साल के लिए खरीद रहा है या 5 दिनों के लिए खरीद रहा है, तो वो मोमेंटम को बिना समझे अगर आप उसे चेज करेंगे तो आपको एक बुरा एक्सपीरियंस रहेगा स्टॉक मार्केट से। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब निवेश करना चाहते हैं तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है मार्केट से, आप मार्केट में कितने अवधि के लिए बने रहना चाहते हैं, आप ट्रेडर है आपको इंट्राडे करके पैसे कमाने हैं, या आप निवेशक हैं जिसमें आपको एक लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है और आप ग्रेजुअल वे में लगाना चाहते हैं। तो इस चीज का क्लैरिटी एक इन्वेस्टर को या एक ट्रेडर को होना बहुत जरूरी है, और वो मोमेंटम को कोई कैच नहीं कर सकता है मार्केट में। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आज मैं किसी सेक्टर में अगर पैसा लगाऊं या किसी इंडस्ट्री में पैसा लगाऊं तो उसके बेसिक्स क्या है, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो मोमेंटम पे चलते हैं, जैसे अभी न्यू ईयर या फेस्टिव सीजन था, तो इसमें कंपनीज जो गिफ्टिंग में है या कंपनी जो कैसीनो बिजनेस चलाते हैं उनके शेयर्स चलेंगे। अब हो सकता है कि अगर लॉकडाउन कंप्लीटली हट जाए, ये थर्ड वेव नहीं आए, तो हो सकता है होटल शेयर चलेंगे, एयरलाइन स्टॉक चलेंगे। अगर समर सीजन आता है तो फैन और एसी के बिक्री बढ़ती है तो उस समय उस कैटेगरी के स्टॉक्स चलेंगे। तो ये सब मोमेंटम प्लेज है। आप अगर इस चीज ये बेसिक जानकारी अगर आप रखें और आपका अगर एक नजरिया है कि मुझे एक छोटे प्रॉफिट में या छोटे रिटर्न में ही एग्जिट लेना है मार्केट में, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। और किसी को फॉलो करके या कोई न्यूज आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि किसी ने ये शेयर खरीदा है और वो आप खरीदना चाहें, तो आपको बैड एक्सपीरियंस ही रहेगा, क्योंकि उस आदमी का या उस एंटिटी का खरीदने का ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पता है, वो कितने लंबी समय के लिए खरीदना चाहता है। जी धन्यवाद जयप्रकाश जी। सुरेश जी, अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था के मायने बदल रहे हैं, कारोबार करने का तरीका बदल रहा है, इंडस्ट्री बदल रही है। जैसे कि अब स्टॉक मार्केट में देखें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इनसे रिलेटेड कंपनियों पे दांव खेला जा रहा है। यह एक उदाहरण है सिर्फ केवल। और इसी तरह हम देखें तो हाइड्रोजन फ्यूल पर अब काफी काम हो रहा है, बहुत खबरें आ रही है, उन कंपनियों की तलाश कर रहे हैं निवेशक। तो सर आपसे सवाल यह है कि निवेशकों को बेहतर पैसा कमाना हो भविष्य में, तो अब किन नए सेक्टरों को तलाशना चाहिए जहां ग्रोथ अधिक होगी? सुरेश जी सर। देखिए कमल जी, एक सीधी सी एक बात है कि अर्थव्यवस्था या कोई भी चीज वो हमेशा ही चेंज होती रहती है। हमारे काम करने के तरीके, हमारे व्यवहार के तरीके, हमारी हर चीज का तरीका चेंज होता रहता है, और परिवर्तन एक सत्य है जिसको मानना चाहिए। ऐसा ही बाजार में भी आपके व्यापार करने का तरीका, शेयर मार्केट भी एक सिंपल व्यापार है अगर आप उसको समझें तो। मतलब अगर आप उसको शेयर बाजार को देखें तो दो तरह के तरीके होते हैं व्यापार में पैसा कमाने के, या तो आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं या आप उसमें निवेशक बन के रह सकते हैं, लेकिन उसके तरीके हमेशा बदलते रहते हैं सर। आज जैसे ही आपने एग्जांपल दिया कि अभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है उसको देख रहे हैं, या हाइड्रोजन फ्यूल को लेके लोग देखना चाह रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो तरीके चेंज हो रहे होते हैं वो हमारे आमने सामने एक कॉमन सेंस से चीजें चल रही होती हैं। अगर मैं आज से 30 साल पहले की बात करूं या 20-25 साल पहले की बात करूं, तो एक कंपनी आई पंजाब कम्युनिकेशन करके, वो लोग पेजर का काम करते थे। तो वो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, पेजर उस टाइम पे ऐसा लगता था कि पेजर तो जो जितना चलेगा वो मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कम्युनिकेशन सिस्टम चेंज हुए, मार्केट का सिस्टम चेंज हुआ, अब वो कम्युनिकेशन कहीं भी नहीं, अब सिर्फ खत्म हो गया है। ऐसे ही व्हीकल्स को लेके अभी जो चीजें हैं, व्हीकल की भी मार्केट चेंज हो रही है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आ रहे हैं, या फ्यूल की तरफ भी देखें तो हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ आ रहे हैं। आने वाले टाइम में हमें जो लगता है किसी भी सेक्टर को देखने के लिए, आज जैसे अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो अर्थव्यवस्था मेजरली अर्थव्यवस्था सारे वर्ल्ड में वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से काम करना शुरू हो गई है। जितना भी आप देखेंगे सारी कंपनीज जितनी भी हैं, सब कंपनीज अपने आप को एक ऑटोमेशन में या सॉफ्टवेयर बेस्ड के ऊपर जा रही हैं। हमारी मार्केट भी सॉफ्टवेयर बेस्ड पे जा रही है। तो ऐसी कंपनी के ऊपर अब दाव लगाना चाहिए जो इनकी सर्विस प्रोवाइडर, जिनको हम सैस कहते हैं कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होती है, इस तरफ सोचना चाहिए। तो ये तो हमेशा चेंज होता रहेगा सर, व्यापार करने के तरीके बदलते रहेंगे और हमें अपनी सोच साथ के साथ बदलनी पड़ेगी, नहीं तो शेयर बाजार में कब कोई चीज पीछे रह जाए पता भी नहीं लगता सर। तो क्या सर एक इन्वेस्टर को ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स के बजाय अपने पोर्टफोलियो में न्यू इकोनॉमी के स्टॉक्स का रेशो बढ़ाना चाहिए?
देखिए, वक्त के साथ चेंज करना चाहिए सर। अगर हम आज ये सोचें कि आज के टाइम में पुराना एक कोई भी शेयर है जिसको हम सोचें कि ये मतलब एक आईटीसी के मुकाबले में आज जस्ट डायल ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, अगर हम आईटीसी के साथ बंधे हुए हैं कि पुरानी इकोनॉमी का शेयर है या किसी और कंपनी के साथ करें, भेल के मुकाबले में भी अगर आज की देखें तो जस्ट डायल या और जो नई न्यू इकोनॉमी के जितने स्टॉक्स आए हैं, या जोमेटो ने, जिसको अपन बात करें तो जोमेटो ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। तो हमें ये परिवर्तन को समझना होगा, परिवर्तन को एक्सेप्ट भी करना होगा कि ये चेंज हो रहा है। हम लोग अगर पुरानी चीजों के साथ बंधे रहेंगे तो ना तो हम अपने निवेश में कोई पैसा बना पाएंगे, ना ही अगर ट्रेडिंग के स्टाइल के सिस्टम को चेंज करेंगे तो उसमें भी पैसा नहीं बनेगा। सर आपने देखिए जोमेटो की बात करी, अब ये कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन इस पे दांव बहुत बड़ा खेला गया, आईपीओ इतना सब्सक्राइब हुआ कि लोग अचरज में रह गए कि एक लॉस जो कंपनी ऑलरेडी जनरेट कर रही है वो इस तरह कर सकती है। हो सकता है आने वाले समय में हम ओला, उबर या ऐसी कई कंपनियों के आईपीओ को देखें जो शायद इस समय वो कंपनियां अच्छे मुनाफे की ओर तो नहीं है। तो क्या सर लोगों की माइंडसेट में क्यों चेंज हुई कि लॉस मेकिंग कंपनी में भी पैसा लगाएं और हम आगे जाके गेन कर लेंगे? देखिए, आपने मेरी जो पहले आपका इसका जो सवाल था उसका जवाब आपने अपने आप से ही दे दिया कि बाजार चेंज हो रहा है और हम उसी के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं। निवेशक का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। हम लोग आज प्रॉफिट को कम देख रहे हैं, रेवेन्यू बेस को ज़्यादा देख रहे हैं कि रेवेन्यू कितना कंपनी जनरेट कर रही है या कितना उसका सब्सक्राइबर है, आने वाले टाइम में वो क्या कर सकती है, और हम उस आशा में, उस विश्वास से आगे चल रहे हैं टेक्नोलॉजी बेस के। आज जोमेटो है या कल आने वाले टाइम में उबर है, ओला है, या कोई भी और ऐसी कंपनी जो नए जमाने की या नई टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, वो इससे भी और भी बेहतर कर सकती हैं। ये सिर्फ एक माइंडसेट को चेंज करने की बात है। आज से पहले, अगर 3 साल पहले आप किसी निवेशक को ये बोलें कि भैया तू किसी लॉस मेकिंग कंपनी में हाथ लगा दे, तो वो उससे कहीं दूर भागते थे। और आज आप खुद ही बता रहे हैं कि जोमेटो में कितना सारा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। तो ये सिर्फ एक माइंडसेट चेंज है सर, जो आने वाले टाइम में भविष्य में और भी दिखता है हमें कैसा रहेगा। सर आपने यहाँ एक बहुत अच्छी है कि इसमें एक पॉइंट कहा कि रेवेन्यू बेस को देखा जा रहा है। पहले लोग ये देखते थे कि डिविडेंड मुझे कितना मिलेगा, साल का मेरा ब्याज कितना छूटेगा, मैं क्या इसके डिविडेंड से मेरे डे टू डे खर्च या कुछ खर्चों को निकाल पाऊंगा। यानी डिविडेंड बेस एक बहुत बढ़िया पैरामीटर्स था कि डिविडेंड है तो कंपनी लो, नहीं तो कोई मतलब की नहीं है। आज भी बहुत लोगों को हम देखते हैं जो ये तलाश करते हैं कि प्राइस नीचे, जैसे आईओसी है फॉर एग्जांपल, प्राइस नीचे लेकिन डिविडेंड बहुत बेटर है। तो सर क्या अब ये पुरानी पीढ़ी ने भी इसको बदला या नई पीढ़ी में ये बहुत बड़ा बदलाव आया कि नहीं हमें रेवेन्यू बेस देखना है? देखिए कमल जी, मेरा इसमें मानना है कि इसमें अभी भी, मैं ये नहीं कहता कि इसको पूर्णतः परिवर्तन कर देना चाहिए या चेंज कर देना चाहिए, पुरानी पीढ़ी ने बदला या नहीं बदला, पर मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ फ्लेयर आपको इसके साथ ऐसा रखना चाहिए। पुराने पीढ़ी के जितने भी जो लोग हैं, अगर वो निवेशक हैं, डिविडेंड को देख के, डिविडेंड यील्ड को देख के निवेश कर रहे थे, आज उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी नई कंपनी में अपने आप को निवेशित किया है, अगर वो अच्छे निवेशक हैं तो। नहीं तो पुराने अगर डिविडेंड रिटर्न के हिसाब से देखें तो आज कितने शेयर्स ऐसे हैं जो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से सिर्फ काम करते हैं कि साल का 5 से 6% आता है, लेकिन उन्होंने कैपिटल एप्रिसिएशन कुछ नहीं दिया, वेल्थ कहीं क्रिएट नहीं हुआ। उनके बनिस्पत अगर अपने आज की डेट में कुछ दूसरे स्टॉक्स देखे जिन्होंने शायद डिविडेंड यील्ड इतना नहीं दिया लेकिन उन्होंने वेल्थ क्रिएट करके बहुत ज़्यादा दिया, तो ये चेंज अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं कि आप हर किसी ऐसी कंपनी पे दाव लगाएं जो इस तरीके का अपने एक चोला ओढ़ के आ रहा है कि हम न्यू टेक्नोलॉजी की कंपनी है। जैसा जय ने बताया कि हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन सी कंपनी है, किस सेक्टर से या किस उसमें काम कर रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, प्रमोटर्स कैसे हैं, इन सब चीज़ों का एक निवेशक को ध्यान रखना चाहिए। जी धन्यवाद सुरेश जी। जयप्रकाश जी, यहाँ एक सवाल इसमें ये बनता है कि जिन, चाहे वो कंपनी डिविडेंड कितना कम दे रही हो नहीं दे रही हो, वो इसको हम छोड़ते हैं यहाँ, लेकिन उसके शेयरों के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उन कंपनियों पे दांव लगा के ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है, या जो हाईली डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं उन पर दांव लगाने में ज्यादा प्रॉफिट होता है? कमल जी देखिए, इसके लिए ना कंपनी का एक लाइफ साइकिल समझना बहुत जरूरी है। और जैसा सुरेश जी ने बताया कि जिस तरह से एक डायनामिक्स चेंज हो रहा है, लोग ओल्ड स्कूल से निकल के नए स्कूल में आ रहे हैं जहाँ पे लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं। जैसे अगर रेवेन्यू बेस है कंपनी का और प्रॉफिट आज नहीं बना रही है तो ये एक्सपेक्टेशन है, और शेयर मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है।
वो हमेशा ऑप्टिमिज्म पे चलता है कि ये कंपनी कल जाके एक बड़ा मार्केट शेयर गेन कर लेगी, इसीलिए लोग आज जोमेटो या उस तरह की कंपनी में दांव लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, जो कंपनी ऑलरेडी एक मैच्योरिटी स्टेज पे है, उस कंपनी का अगर बहुत लाइफ साइकिल और आगे नहीं है, तो वो कंपनी अपने आप को कंसोलिडेट करके डिविडेंड पेइंग कंपनी बन जाती है। आप देखिए आईटीसी, इतनी सारी चर्चाएं थी, इतनी क्रिटिसिज्म था, कंपनी में इतना पोटेंशियल है, लेकिन कंपनी आज अपने जिस लाइफ साइकिल पे है, वहां से आप बहुत बड़ा वहां पे एक्सेप्शनल ग्रोथ नहीं देख सकते हैं। तो जिनको पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए और एक कंसिस्टेंट डिविडेंड रिटर्न चाहिए, तो उस तरह के कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। दूसरी तरफ अगर अगर न्यू एज कंपनीज हैं, जैसे जोमेटो है, नाइका है, या आने वाले कुछ आईपीओज हैं, जिसमें लगता है कि फ्यूचर में वो एक इस तरह का रेवेन्यू बेस बना लेंगे और इस तरह के यूजर्स उसमें जुड़ जाएंगे, और आज एक इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस बेट से कन्विंस्ड है, तो उसमें पैसा लगाना चाह रहा है, तो वहां पे आप एक बड़ा ग्रोथ देख सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग टेरिटरी में है। आज कंपनी के लाइफ साइकिल में वो एक जस्ट ग्रोइंग स्टेज की कंपनी है, तो उसके पास करीब 15-20 साल है अपने वो लाइफ स्पैन में, जहाँ पे कंपनी ग्रोथ से मेच्योरिटी स्टेज पे जाएगी। फॉर एनी इन्वेस्टर मेरे ख्याल से एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना बहुत जरूरी है। आप जब स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो आपको ये एक एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत जरूरी है, जैसा सुरेश जी ने पहले आपके सवाल का ही जवाब में कहा कि ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे आप मतलब एक्सेप्शनल रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन आप बाकी एसेट क्लासेस से हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, वो उम्मीद से आपको मार्केट में आना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना चाहिए, जहाँ पे कुछ कंपनी ऐसे होने चाहिए जो स्टेबल है, आपको डिविडेंड यील्ड दे सकते हैं, जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन कम होगा। एक सर्टेन पोर्टफोलियो आपका ऐसा होना चाहिए जो बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है लेकिन जिसमें रिस्क भी है। तीसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए, निवेशक का एज। अगर कोई 60 साल की उम्र में अपने रिटायरमेंट को फंड के साथ अगर ये हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। अगर कोई एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और वो इस तरह के हाई ग्रोथ कंपनीज में अपने पैसे लगा रहा है, तो उसके लिए जस्टिफाइड है। तो निवेशक को अपना रिस्क एपेटाइट और अपना एज और अपना इनकम और कंपनी की लाइफ साइकिल, ये सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कमल जी, आपका म्यूट पे है शायद। कमल जी, आप म्यूट पे हैं। सॉरी 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 सर। जयप्रकाश जी, यहाँ एक सवाल ये आता है कि हम लोगों को देखते हैं कि वो राकेश झुंझुनवाला, डॉली खन्ना, आर के दामानी ऐसे बड़े नामों को फॉलो करते हैं जब देखते हैं कि इस क्वार्टर में इन्होंने इन शेयरों को लिया। हो सकता है कि देखिए वो बहुत लॉन्ग पेशेंस के साथ चलते हैं, वे देखते हैं कि 10-10 साल हमें शेयर नहीं बेचने। राकेश खुद कहते हैं कि मैंने टाइटन का आज तक एक शेयर नहीं बेचा है, और टाइटन को हमने देखा कि वो 80 रुपए से चला और मल्टी बैगर हुआ, उसने काफी चीजों में रिटर्न दिया और बड़े प्राइस की ओर बढ़ा। लेकिन जो छोटा निवेशक होता है वो उस पेशेंस तक नहीं रह पाता है, वो फॉलो तो करता है लेकिन शायद वो उनको पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाता है। ये कमी क्यों बन पाती है लोगों में? काफी अच्छा सवाल है कमल जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आप शाहरुख खान को फॉलो करके शाहरुख खान नहीं बन सकते हैं। आपके लिए एक फैन फॉलोइंग बहुत जरूरी है, लेकिन वो जो जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसका रिस्क एपेटाइट, उसका उस स्टॉक पे नजरिया, ये सब जानना बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन के एक शेयर नहीं बेचे, तो एक आम रिटेल इन्वेस्टर को इतना पेशेंस नहीं होता है मार्केट में। अगर वो पेशेंस के साथ आए, तो जो स्टॉक खरीद रहा है अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर, तो ये एक बहुत अच्छा रियलिटी चेक है उस इन्वेस्टर के लिए कि वो क्यों खरीद रहा है। वो समझने के बाद उसे जाके थोड़ा होमवर्क करना बहुत जरूरी है, या अपने स्टॉक ब्रोकर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ये सलाह ले कि इस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी में क्या स्कोप है, उसका थोड़ा बेसिक समझना जरूरी है। तो उसे समझ में आएगा कि ये कंपनी
हो सकता है कि ये 6 महीने के लिए एक अच्छा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या 6 साल के लिए है, और फिर अपना प्लानिंग करके उसे, हो सकता है कि अगर वो 6 साल की स्टोरी है तो उसे SIP मोड में जाना चाहिए। अगर लगता है 6 महीने का प्ले है और किसी बड़े इन्वेस्टर या बड़े इंस्टीट्यूशन ने उसमें बाइंग किया है, तो हो सकता है एक अच्छा खासा कैपिटल उसमें एलोकेट करके एक रिस्क लिया जा सकता है जिसमें एक शॉर्ट टर्म रिटर्न कमाया जाए। तो किसी को फॉलो सिर्फ करके कि मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि कल किसी बड़े इन्वेस्टर ने किसी IT स्टॉक को खरीद लिया और मैं कल जम करके खरीद लूं, तो वो मेरे ख्याल से एक रिटेल इन्वेस्टर या किसी निवेशक को वही अवॉइड करना चाहिए। और एक चीज और समझना बहुत जरूरी है कि जब आप न्यूज आइटम को अगर किसी पोर्टल पे देखते हो, उससे पहले की जो जर्नी है वो बहुत चीज हो चुकी होती है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी एसेट में अगर जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टमेंट होता है, उस समय वो न्यूज पब्लिक डोमेन पे नहीं आता है। जब तक वो पब्लिक डोमेन पे आता है तब तक उस स्टॉक में ऑलरेडी 25-30% का अप्रिसिएशन हो चुका होता है। अगर कोई उसके बाद न्यूज़पेपर या किसी न्यूज चैनल को सुन के और वहां पे इन्वेस्ट करे, तो उसे अपने रिस्क का ख्याल मेरे ख्याल से ध्यान में रखना चाहिए। जी, थैंक्स। पंकज जी, आप क्या सलाह देंगे कि आम निवेशक को किन किन सेक्टरों में निवेश की तैयारी करनी चाहिए और किन सेक्टरों को छोड़ देना चाहिए? देखो, सेक्टर वाइज तो सर हर चीज अच्छी है और हर चीज अपने आप में बुरी भी है। अगर मान लो आप अगर कोई रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखें, और मिसाल के तौर पर अगर देखें कि अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं पूरा, इनका सारा जो वैल्यूएशन है वो लैंड से और इनसे बनने वाली जो फ्लैट्स वगैरह आते हैं इनसे होते हैं। तो अल्टीमेटली इनका सारा जो पैसा आ रहा है वो व्हाइट में ही आ रहा है, तो इनके बैलेंस शीट में दिख जाता है। वही अगर दूसरी जगह हम देखते हैं कि कोई और कंपनी भी अगर इसके अंदर काम कर रही हो तो उसके शेयर की प्राइसेस कम हो रही है। तो सेक्टर तो एक ही है लेकिन कंपनी वेरी करती है। तो मैं बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक रहना पसंद करूंगा, बीइंग अ सेक्टर स्पेसिफिक। तो कोई स्टॉक स्पेसिफिक में अगर रहते हैं, कोई अच्छी कंपनी है, मान लीजिए कि कोविड के दरमियान जो भी कंपनीज है कि एडवर्स सिचुएशन में कोई एक्सपेंशन का काम देखती है और एक्सपेंशन में पैसा लगा रही है, तो फंडामेंटली कंपनी वो मजबूत है, उसके अंदर ध्यान रख के वो कंपनीज के अंदर पैसा लगाना चाहिए। ये तो मतलब मोटा मोटी तौर पर बहुत सिंपल बात है कि जो मैं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा डेप्थ में जाके अगर उसकी प्रॉपर तरीके से स्टडी की जाए और स्ट्रक्चर्ड वे में काम किया जाए तो सेक्टर वाइज से बेटर है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर काम करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, ऐसा मेरा मानना है। सर यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं, जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनमें हम्म। हम देखें तो अधिकतर निवेशकों की जो मंथली या क्वार्टरली जो बैलेंस शीट होती है, मतलब आम निवेशक की मैं बात कर रहा हूं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, तो उनकी हम बैलेंस शीट को देखें तो फायदे की नहीं होती है या बहुत कम फायदा होता है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? बहुत ही सही जवाब, मतलब बहुत ही सही सवाल किया है सर आपने। देखिए, जो डे ट्रेडिंग के अंदर आज के तारीख में जो भी लोग काम कर रहे हैं, हर एक ट्रेडर को, हर एक इन्वेस्टर को ऑप्शंस में काम करना है। ऑप्शंस की डेप्थ है नहीं और ऑप्शंस में ही काम करना है। तो ऑप्शन के अंदर क्या है कि टाइम वैल्यू और जो प्रीमियम है उसी के अंदर काम करना है उनको, तो पैसा टूटता है वहीं से ज्यादा, पैनिक हो जाता है, ओवर लिवरेज काम अगर होता है तो पैसा टूटता है। और यूजुअली वही चीज हो रही है मार्केट के अंदर। 25-50 हजार, लाख 2 लाख रुपए लेकर अगर कोई बैठता है मार्केट में और सिर्फ ऑप्शन की ट्रेडिंग करना चाह रहा है, अगर आप पूरा बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे उनका, तो उनके अंदर 85% टू 90% लॉस उनका ऑप्शन की ट्रेडिंग में ही हुआ होता है। सो ये डिसिप्लिन की बात है। अगर ये स्ट्रक्चर्ड वे में अगर काम कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प लो उसमें और खुद की सोच पूरी लगाकर अगर उसके अंदर काम करते हैं तो ऑप्शंस में भी अच्छा पैसा बन सकता है। ये जो चीजों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं इसलिए पैसा टूट जाता है उसके अंदर, ये मेरा मानना है। पंकज जी, यहाँ एक मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि बड़ा पैसा अगर बनाना है मुझे, मोटा पैसा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देता है या डे ट्रेडिंग देती है? नहीं सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही मोटा पैसा दे पाएगा आपको। डे ट्रेडिंग के अंदर बहुत से अलग अलग पैरामीटर्स हैं सर। आप किस तरीके में काम कर रहे हो, आपका फंड्स कितना लगा हुआ है, वो फंड्स के आगे आप लीवरेज कितना ले रहे हो,
आज तो एक्सचेंज अभी कोई किसी को लीवरेज दे नहीं रही है, लेकिन अगर मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग भी अगर मिलती है तो वो उठा के ओवर लीवरेज पोजीशन बना सकता है, तो उसी तरीके से कर लेते हैं। पोजीशन अगर कोई हेज नहीं कर पाता है मार्केट के अंदर, तब भी पैसा जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट वे। एक स्ट्रक्चर्ड वे से काम करिए और अच्छे कंपनियों में पैसा लगाइए, तब जाके पैसा बनेगा और मल्टी बैगिंग बनेगा पैसा। जी धन्यवाद पंकज जी। जयप्रकाश जी, आपसे सवाल है कि आज बदले समय में यदि हम देखें तो युवा पीढ़ी कैश के बजाय F&O में अधिक रुचि ले रही है। जैसा कि हालांकि पंकज जी ने कहा कि बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है, लेकिन युवा पीढ़ी को हम देखें तो वो F&O में अधिक रुचि ले रही है। क्या यह वाकई बड़ा पैसा कमाने का सही तरीका है या क्या रणनीति अपनानी चाहिए उन्हें? कमल जी देखिए, एज बदल रहा है और आज का जो जनरेशन है उसको एक टर्म है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसे वो चाहिए होता है। चाहे वो फेसबुक में कोई पोस्ट करे तो उसे तुरंत लाइक चाहिए, चाहे वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे तो उसे तुरंत रिटर्न चाहिए। तो वो जो किक होता है ना, वो यंगर जनरेशन को F&O ट्रेडिंग में मिलता है। तो इसके कारण आप ये एक फेज है जिसमें उनको रिस्क लेना पसंद है और उन्हें ट्रेडिंग एक्साइट करता है। तो इसके लिए आप यंगर जनरेशन को देखें तो वो ज्यादातर F&O ट्रेडिंग की तरफ ही उनका रुझान ज्यादा रहता है। आप F&O में उन्हें कर्व करेंगे तो कल क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, वहां आप कर्व करोगे तो ड्रीम 11 में टीम में इन्वेस्ट ट्रेड करेंगे या स्पेकुलेट करेंगे। तो ये एक साइकोलॉजी है, राइट। तो इसे आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हालांकि हमारे रेगुलेटर ने बहुत अच्छे मेजर्स लिए हैं। जो ओवर लेवरेज होता था हमारे मार्केट्स में वो आज नहीं है। तो कोई भी एक ट्रेडर या यंगर जनरेशन का कोई एक युवा अगर आता है तो उसके पास बहुत ज्यादा खोने को नहीं है, क्योंकि वो अपने लिमिटेड कैपिटल पे ही यहाँ पे दांव खेल सकता है। और जनरली वो प्रेफर करते हैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना, क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के लिए आज के माहौल में इक्विटी फ्यूचर्स में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो वो एक युवा के पास नहीं होता है, क्योंकि वो मोस्ट केसेस में स्टूडेंट है या अपने फर्स्ट जॉब में है, राइट। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में वो अपना हाथ आजमाते हैं। ये एक अच्छा तरीका है उन्हें एक लर्निंग स्टॉक मार्केट से लेने का एक शुरुआती दिनों में, क्योंकि उनके पास पूरा जीवन पड़ा है जहाँ पे वो रिस्क ले सकते हैं, मार्केट से सीख सकते हैं और अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग पैटर्न को आगे चल के इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज इंस्टेंट चाहिए, और वो एक सेटिस्फैक्शन यहाँ पे ट्रेडिंग करके जनरेशन को मिलता है। तो वो जरूर करें। लेकिन जस्ट अगर पर्सनल फाइनेंसिंग की बात करें तो हो सकता है अगर कोई अपने फर्स्ट जॉब में है या अभी या एक इनिशियल कैरियर में है अपने, तो उसे एक इन्वेस्टिंग का पैटर्न बनाना जरूर चाहिए। वो हो सकता है कि लमसम इन्वेस्टिंग ना हो, या F&O में अगर प्रॉफिट करे तो उससे एक SIP स्टार्ट कर ले और एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, तो वो एक बेटर तरीका हो सकता है वेल्थ क्रिएट करने का। जी धन्यवाद। कोई भी दर्शक अपने अगर प्रश्न पूछना चाहे तो चैट बॉक्स में पोस्ट करें, हम उनके प्रश्नों को इस चर्चा के अंत में जरूर लेंगे। सुरेश जी, यहाँ यही एक सवाल आता है, हम देखते हैं कि ज्यादातर जो निवेशक है, निवेशकों का बहुत बड़ा वर्ग है ये, जो कि पेनी स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक्स चुनता है कि 5 रुपए वाला कोई शेयर है क्या, कोई 2 रुपए वाला है क्या, कोई 10-12 का है क्या। कंपनी की बैलेंस शीट से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो ये देखते हैं कि 5 रुपए वाला 10 हो जाएगा, बस 10 वाला हो सकता है 12-15, जो भी उनकी इच्छा हो उसके अनुसार देखते हैं। पर आपकी क्या राय होगी कि लार्ज कैप में फायदेमंद ज्यादा स्थिति रहती है या पेनी स्टॉक्स मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए कमल जी, इस चीज को समझने के लिए ना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पे चीजें चलती हैं, निवेशक को अपनी साइकोलॉजी और अपनी समझ देखनी चाहिए। हमें सस्ती चीज, जो सस्ता स्टॉक है, पेनी स्टॉक जिसको आप बोलते हैं, वो हमेशा ही अट्रैक्ट करता है। हमें लगता है कि 5 रुपए की चीज है, फटाफट से 10 रुपए हो जाएगी। आज हमें अपने आप को पहले देखना पड़ेगा कि हमारी निवेश की टाइम होराइजन क्या है, हमारी सोच क्या है, हम कितना पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितनी रिटर्न चाह रहे हैं। जैसे जय भाई ने भी पहले बोला कि एक इन्वेस्टर को एक सिस्टम बना के सोचना पड़ेगा कि मेरा टाइम होराइजन क्या है या मुझे क्या रिटर्न के लिए मैं एक्सपेक्टेशन करके मैं इस मार्केट में आ रहा हूँ।
नॉर्मली लोग क्या होता है कि नॉर्मली लोग अट्रैक्ट होते हैं पेनी स्टॉक की तरफ कि 5 का 10 हो जाएगा। उसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ आपको कि आज अगर हम अपनी शरीर और ये कोविड टाइम के बीच में से निकल रहे हैं, अगर हम अपनी बॉडी और अपने शरीर को देखें तो हमें लगता है कि यार फिट रहने के लिए, सही स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना, अच्छी डाइट और अच्छी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन हमें आज भी अट्रैक्ट करता है कि हल्दीराम के यहाँ जाके चाट पकौड़ी खानी है या बीकानेर के यहाँ जाके चाट पकौड़ी खानी है, तो हमें वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करता है, बट वो शरीर को खराब ही करता है। ये तो मतलब एक अलग पॉइंट है। सस्ती चीज हमेशा ही अट्रैक्ट करेगी आपको। आपको लगेगा कि ये मेरे भाव, जैसे लॉटरी का टिकट है, 5 रुपए का लूंगा ये 10 रुपए का हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जो चीज सस्ती है वो हमेशा सस्ती रहेगी। हम वैल्यूएशन देखते ही नहीं कि उसमें वैल्यू क्या है, हम लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं। कोई भी इन्वेस्टर आएगा वो उस पर उसका प्राइस देखता है, उसकी वैल्यू देखता ही नहीं कि उसके अंदर वैल्यू है क्या। आज हम किसी को भी बोलेंगे यार कोई ऐसा निवेशक, हमारे पास 50 कॉल आती हैं, सर कोई ऐसा शेयर बताओ जो 5-10 रुपए का हो, 15-20 रुपए का हो, बस 100 रुपए का हो जाए या 200 रुपए का हो जाए, या 10 वाली चीज 20 रुपए की हो जाए। हम कहते हैं यार आपको बढ़िया शेयर लो, वो हो सकता है 2 साल में। आज एशियन पेंट का अगर आप देखें तो हर रेट पे वो महंगा लगता रहा हर किसी बंदे को, लेकिन उसने जो रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिया है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। या टाइटन की अगर आप बात करें, किसी भी रेट पे हर आदमी को ये लगता है कि 500 रुपए में टाइटन क्यों लूंगा, अभी तो झुंझुनू वाला ने 80 रुपए में लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ पे वो 2000, 2500, उसके बाद जो रिटर्न, बोनस, सब चीजें मिला के कितना कुछ आ गया। तो ये माइंडसेट है, ये सिर्फ साइकोलॉजी है हमारी, हम सस्ती चीज ढूंढते हैं। मेरा मानना यह है कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें किसी भी चीज के प्राइस को नहीं देखना चाहिए, हमें किसी भी चीज में वैल्यूएशन को फाइंड करना चाहिए कि वैल्यू कितनी है। हम वैल्यू नहीं देखते हैं। एक निवेशक को, ठीक है, अगर आप पेनी स्टॉक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उसका अपनी जो निवेश की जितनी रकम है उसका कुछ पार्ट एक फ्लेयर के लिए लगा सकते हैं। मैं उसमें रोकता नहीं हूँ किसी भी निवेशक को कि आप, लेकिन वो उतना ही होना चाहिए जितना आप रिस्क ले लें, जिसको आप ये सोचें कि मेरे को ये 10 रुपए अगर मैं लगा रहा हूँ, ये 10 रुपए अगर खत्म हो गए तो वो खत्म है। एक निवेशक के पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक का हिस्सा मेरे हिसाब से 5 या 10% से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेज पे। आपको अगर अच्छा निवेश से अच्छा रिटर्न लेना है तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना होगा। अपने निवेश के वैल्यू को देखना पड़ेगा, जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें वैल्यू है कि या उसका प्राइस अच्छा लग रहा है। तो मेरा मानना है कि प्राइस की तरफ नहीं जाएं, वैल्यू की तरफ अट्रैक्ट हो। वैल्यू हमेशा ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़े पैसे का रिटर्न नहीं देगी, लेकिन आपकी कैपिटल का नाश नहीं करेगी, कैपिटल को खत्म नहीं करेगी। पूंजी आपकी हमेशा सेव रहेगी। अच्छे स्टॉक्स में अगर आप निवेशित रहेंगे, अच्छी कंपनी में निवेशित रहेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको 17, 18, 20% का एक रिटर्न आता रहेगा, जो हमारे या किसी भी फाइनेंशियल पैरामीटर के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। ये मेरा मानना है। पेनी स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, और खासतौर पे ऐसी मार्केट में जब हम एक बहुत ऑलरेडी बहुत तेजी वाली मार्केट में चल रहे हैं इन दिनों में, हर कोई पेनी स्टॉक, आप जितने ही स्टॉक उठा के देख लें, फ्राइडे को मैं देख रहा था 600 स्टॉक अपर फ्रीज थे बीएससी में, उसमें को 2 रुपए वाला, को 5 रुपए वाला, को 10 रुपए वाला। रातों रात के फंडामेंटल थोड़ी चेंज हो गए कंपनी के। जी हम जी लोग क्या है कि हम उसमें अट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ एक साइकोलॉजी से अट्रैक्ट होते हैं कि 5 वाली चीज 10 हो गई, या कभी हम किसी चीज का प्राइस एकदम से टूट जाता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये तो पहले कभी 100 रुपये होता था, 5 रुपये है। भाई हम उसमें वैल्यूएशन तो ढूंढें कि वैल्यू क्या रहेगी, क्या वजह है कि वो 5 रुपये रह गया। सो मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक से बचना चाहिए। अपना पोर्टफोलियो जो है उसको आप लार्ज कैप और मिड कैप और कुछ हद तक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके रहें, एक अच्छा और डिसेंट रिटर्न आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहेगा। सर, आपने कहा कि देखिए पूंजी का नाश करते हैं जो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टर, अगर ज्यादा पैसा लगाते हैं, बहुत लोग खुल के उसी में लगा देते हैं केवल, और बाद में वो पूछते रहते हैं कि मेरा ये भाव कब आएगा। तो सर, क्या ऐसे इन्वेस्टरों को केवल सारी रिस्क से बचने के लिए एसआईपी बेहतर है, या फिर आपने जो कहा वो रणनीति है ही कि वो लार्ज कैप में या ढंग की कंपनियों में जाए, या एसआईपी उन्हें बचा सकती है? नहीं, देखिए, मैं कमल जी, इसका जवाब में वही बात है कि निवेशक को पहले अपने आप को समझना होगा कि वो किस सोच से पैसा लगा रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि कुछ लोग मैंने ऐसा देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक पे दाव लगा देते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि इस पे पेनी स्टॉक पे दाव लगाने से तो बेहतर है कि आप एक लॉटरी का टिकट खरीद लें, वो ज्यादा अच्छे से कभी भी आपको पैसा दे सकता है, क्योंकि आपका लगेगा 1 रुपया और आएगा 100 रुपया। लेकिन यहाँ पे आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं या एक मीडियम टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो सिप क्या है कि किसी भी सिप, म्यूचुअल फंड की कोई भी सिप अगर आप लगाते हैं तो वो फंड प्रोफेशनली मैनेज होता है। वहां पे उस फंड को मैनेजमेंट करने के लिए सारे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, जो कि हर कंपनी के अंदर वैल्यूएशन देखते हैं या कंपनी की अच्छी रिसर्च या उसकी सोच के साथ जाते हैं, ना कि किसी ऐसे पेनी स्टॉक की तरफ कि जो
आज लग रहा है कि 5 रुपए का और कल 10 रुपए का हो जाएगा। तो अगर सिप में जाना है तो आपकी सोच उसी टाइम उसी सिस्टम के हिसाब से होनी चाहिए। जो पेनी में दाव लगाने वाले हैं उनको मैं आज बोलूंगा, आप हम और आप चाहे कितना भी कहें कमल जी, जिन्होंने पेनी पे दाव लगाना है उन्होंने पेनी स्टॉक्स के ऊपर ही रहना है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में रहना है और स्टॉक मार्केट को समझना है और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो ये सोच बदलनी होगी। हम दाव नहीं लगाएं, हम यहाँ पे इसको गैम्बल की तरह से नहीं खेलें, हम एक व्यापार और एक निवेश की तरह से इसको प्ले करें स्टॉक मार्केट को। जी थैंक्स सुरेश जी। पंकज जी देखिए, जब लोग नए नए निवेशक आते हैं या जो छोटे निवेशक हैं, जब मैंने खुद देखा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बहुमंजिली इमारत को देखते हैं तो उनके मन में एक बात जरूर आ जाती है कि शेयर बाजार में कोई आता है तो यहाँ से मर्सिडीज में जा सकता है और मर्सिडीज वाला पैदल भी जाना पड़ जाता है कई बार। तो सर ये जो एक बहुत रोजी पिक्चर है उनके लिए, छोटे निवेशक बिल्डिंग को देखते हैं ऊपर अपना सिर करके और उन्हें लगता है कि मैं यहाँ से अरबपति या शाम तक मर्सिडीज में जा पाऊंगा। तो सर इस पिक्चर से कैसे निकले लोग, क्योंकि मुझे लगता है इस पिक्चर में उलझ के ही वे घाटा खाते हैं हमेशा। सर ये पिक्चर से तो मैं खुद भी गुजर चुका हूं। तो अभी है क्या कि अगर मेरा ये फर्म मानना है, जब आप मार्केट में काम कर रहे हो, आज मेरा 15-16 साल का एक्सपीरियंस है और विद ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ में मैं एक बात दावे से साथ बोल सकता हूं कि स्टॉप लॉस इज द ओनली गॉड इन द मार्केट। चाहे किसी भी स्टॉक में आप काम करिए, कितने भी टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स देख लीजिए, लेकिन जब अगर मार्केट टूटेगा तो स्टॉप लॉस ही आपका पैसा बचाएगा और जब पैसा बचेगा तभी आपका काम हो पाएगा। ये ख्वाब उन्हीं लोगों के है कि अगर जो लोग काम करते हैं मार्केट के अंदर और स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो मोटा पैसा उन्हीं लोगों का खोया जाता है मार्केट में। हाँ, ओवरनाइट अगर मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया है, कभी हजार पॉइंट टूट जाता है, नीचे के सर्किट लग जाते हैं, तो वो एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स होते हैं मार्केट में, पर वो कभी कभार वंस इन अ वाइल होता है। बट आमतौर पे जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, बेवजह बिना स्टॉप लॉस के काम करते हैं, तभी घाटा लगता है। तो ये एक्सपीरियंस दिखाएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीजें समझ में आएगी और प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है उसके लिए। जैसे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, कोई रिसर्च एनालिस्ट हैं, अगर आप सलाह लेते हैं, चाहे पेड रही है, तो वो आपको अच्छी तरीके से आपको सलाह देंगे और पैसा बनाने का रास्ता भी बता पाएंगे उसमें से। ये मेरा फर्मान है जी। अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं जो है एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, एक चीज मैं इसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ। कोई भी जो आदमी स्टॉक मार्केट में एंटर करता है, इन्वेस्ट करता है या आता है स्टॉक मार्केट को देखता है, जैसे जो आपने सवाल किया था, तो उसमें उसको पहले ये डिसाइड करके आना चाहिए या उसको अपना एक डिसीजन बना के रखना चाहिए कि वो ट्रेडिंग के लिए आ रहा है या निवेश के लिए आ रहा है। ये डिफरेंस अपने आप में जरूर लेके आना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, ट्रेडिंग भी कोई बुरी चीज नहीं है, हम प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, हम सारा दिन ट्रेडिंग ही करते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग कोई बुरी चीज नहीं है। ट्रेडिंग एक बहुत बढ़िया जरिया है, जैसा पंकज भाई ने बताया कि स्टॉप लॉस या ऐसी जो टेक्निक्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं। पर नॉर्मली मैंने क्या देखा है, इस मार्केट में जितने भी लोग आते हैं वो उनको खुद को पता नहीं होता कि वो निवेशक हैं या वो ट्रेडर हैं। वो आते हैं निवेशक बन जाते हैं ट्रेडर, या ट्रेडर आते हैं फिर वो निवेशक बन जाते हैं कि कर रहा हूं मैं 2 दिन के लिए ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन बाद में वो स्टॉक ऐसा पल्ले पड़ जाता है, अच्छा इसको मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा हूं। तो ये चेंज, ये डिफरेंशिएट करके हर इंसान को, जिसको भी स्टॉक मार्केट में आना है, मेरा पहला सोच ही होती है कि सबसे पहले वो ये डिसाइड करके आए कि मैं क्या करने आ रहा हूँ। जैसे क्रिकेट में अगर हम जाएंगे, अपना कोई करियर बनाता है, तो पहले वो सोच के बनाता है कि मैं बैटिंग करूंगा या बॉलिंग करूंगा या विकेट कीपिंग, कोई एक स्पेसिफिक चीज तो है। पर आप टीम में तो हैं 11 में, और वजन की भी उतनी वैल्यू है जितनी सचिन तेंदुलकर की वैल्यू है। तो ये चीज अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ट्रेडर की तरह से काम कर रहा हूँ या निवेशक की तरह से काम कर रहा हूँ। ये मेरा एक पॉइंट है। थैंक यू। जी जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि पहले आप डिसाइड तो करें। देखिए, 2 चीज है, एक तो डिसाइड करें और एक डिसिप्लिन में रहें हमेशा, ये बहुत अच्छी बात है। सर अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे जो है एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। हमने देखा कि एक जमाने में शेयर बाजार में रिंग में कारोबार होता था, धीरे धीरे कंप्यूटर से ट्रेड होने लगा, तरीके बदले और अनंत है। 3 अप्रैल 2008 को भारत में एल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। एल्गो ट्रेडिंग प्रमुख रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए होती है और बाजार के हालात के अनुसार कंप्यूटर खुद निर्णय लेता है और ट्रेडिंग करता है।
एल्गो ट्रेडिंग में कंप्यूटर प्रोग्राम की जरूरत होती है जिसमें मार्केट का डेटा अपलोड किया जाता है। डाटा के आधार पर कंप्यूटर अपने आप ट्रेडिंग के लिए शेयर को चुनता है, शेयर को बेचने और खरीदने की सलाह देता है। इस तरह से ट्रेडिंग में हानि होने की संभावना बेहद कम हो जाती है। ये एक मोटे तौर पर खाका मैंने रखा। अब सुरेश जी, आपसे ही सवाल है कि एल्गो ट्रेडिंग असल में किस तरह कारोबार करती है और क्या यह एक आम निवेशक के लिए है? देखिए कमल जी, एल्गो ट्रेडिंग को लेके जितनी बातें, जितना जो इस बाजार में समझ बनी है या जो आम निवेशक या आम बाजार इसको जो समझता है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक हवा क्रिएट किया गया है कि एल्गो ट्रेडिंग बहुत बड़ी चीज़ बना दी गई। हम लोग एल्गो ट्रेडिंग में हैं, हमारा टोटल ट्रेडिंग का जितना हिस्सा है मेरे ख्याल से शायद मैं उसको कह सकता हूँ कि हम 96-97% एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। मैनुअल ट्रेडिंग के बीच में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 2 या 3 या 4% हम मैनुअल ट्रेड करते होंगे। मेजरली हम एल्गो ट्रेडिंग के बीच में। एल्गो ट्रेडिंग है क्या, इसको समझने की जरूरत है। इट्स वेरी सिंपल। नॉर्मली जैसे अभी पंकज भाई ने बताया कि ट्रेडिंग जो हम करते हैं, ट्रेडिंग आज से पहले 8 अप्रैल 2008 से पहले, 3 अप्रैल 2008 से पहले अगर हम सोचें तो ट्रेडिंग हम स्क्रीन पे बैठ के देखते थे या उससे पहले रिंग के टाइम में रिंग में जाके देखते थे। तो ट्रेडिंग क्या है, मेरा माइंडसेट था कि मुझे कोई चीज़ अच्छा लग रहा है या ये पैरामीटर क्रॉस हो रहा है तो मुझे ये बाय करना है। आज रिलायंस ने 2400 क्रॉस किया तो मुझे लेना है, या निफ्टी 17,800 से ऊपर जाई तो मुझे लेना है या बेचना है। कुछ भी जो भी करना है, जो डिसीजन मैं किसी ना किसी बेस के ऊपर लेता हूँ, किसी ना किसी बेस के ऊपर मैं अपना एक कोई भी ट्रेड में एंटर होता था। मैं अपना एक नियम बनाता था कि आज मुझे लगेगा कि बाजार 17,800 से ऊपर गया तो मुझे यहाँ पे बाय करना है, और उसके बाद मुझे 17,750 का स्टॉप लॉस रखना है, और अगर ऊपर गया तो ये मेरा टारगेट है। माने मैं किसी भी ट्रेड में जब एंटर होता हूँ तो उसके लिए मैं एक बेसिक प्रिंसिपल बनाता हूँ कि मुझे ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है, और ये मेरा प्रॉफिट या एग्जिट पॉइंट जिसको मैं मानता हूँ। वो हम मैनुअली करते थे। अब मैनुअल करने में क्या चीज रहती है कि जैसे सपोज मैनुअल जो करते थे उसमें एक इमोशन जुड़ा रहता है कि मैं स्क्रीन पे हूं तो मेरा एक इमोशन जुड़ा है। मैंने स्टॉप लॉस जैसे पंकज भाई ने बताया तो वो मेरे मन को लगता था कि नहीं ये मेरा रेट तो आ जाएगा, तो मैं स्टॉप लॉस लगाने की क्या जरूरत है, देखता हूँ बाजार टूट रहा तो टूट रहा, कोई बात नहीं, ये तो आज मुझे पंडित जी ने बोला था कि रेट आना ही आना है तो मेरा आएगा ही आएगा। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग क्या है कि आपके दिमाग की सोच को उसको एक सिस्टम में, प्रोग्राम में डाल दिया हमने। एक चीज को एल्गो मींस एल्गोरिदम बना दिया, उसका एक सिस्टम, एक पैटर्न बना दिया कि ये चाल होगी तो अगली मैं ये चीज चलूंगा, या ये सिस्टम बनेगा तो मैं ये चीज बनाऊंगा। तो उसको मैंने सिस्टम में लिख दिया और उसको ये बोल दिया कि भैया तू जो मैं तेरे को लिख दिया तूने यही करना है। और सिस्टम में लिखने के बाद उसमें एक एल्गोरिदम मैंने लिख दिया, एक उसका कोड लिख दिया। तो उसके लिखने के बाद सिस्टम में इमोशंस नहीं है। तो एल्गोरिदम किसी भी चीज का, किसी भी पॉइंट का एंट्री करने का, एग्जिट करने का एक कोड है, एक मशीन के द्वारा किया गया काम है जो उसको करेगा। और मशीन कोई भी चीज है, मशीन में कभी भी इमोशंस नहीं होते। तभी हम जैसे जैसे पंकज जी ने बोला था, और मैं हमेशा उस चीज का एक बड़ा पक्षधर हूं कि स्टॉप लॉस हमेशा आपको बचाता है। अब मशीन ने आपके सिस्टम को स्टॉप लॉस लगा दिया, उसने परवाह नहीं करनी कि आपका रेट क्या है, वो देखेगा सामने से क्या चीज हो गई। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगा या कुछ भी हुआ तो आप बेटर पोजिशन में रहोगे। तो नॉर्मली क्या हुआ कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग से मुझे क्या हुआ कि मेरे नुकसान का घर कम हो गया और जो मेरे प्रॉफिट की चीजें थी वो बढ़ती गई, क्योंकि मैंने इमोशन लेस ट्रेडिंग किया। एल्गोरिदम सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, ऐसा नहीं। तो इससे क्या हुआ कि एल्गो ट्रेडिंग को एक अच्छी बढ़त मिल गई। एल्गोरिदम ट्रेडिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग सिर्फ आपके माइंड की सोच को सिस्टम में ढालने की एक व्यवस्था है। आपके द्वारा किसी भी सोच को, आप मुझे बोलो कि आज ये चीज ऐसी होगी, उसके बाद ये होगा, इफ दिस विल हैपन आई विल डू दिस, और उसके बाद मशीन ये करेगी। तो वो एक सिस्टम है। एल्गोज ऐसे ही काम करते हैं। एल्गो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि उसने कोई जादू की छड़ी है। और एल्गो को लेकर लोगों की एक धारणा ये है कि मशीन शायद अपने आप से डिसीजन लेती है। ऐसा नहीं है। आप मशीन को भी एक इंस्ट्रक्शन आप देते हो, आप अपना एक इंस्ट्रक्शन आप उसको देते हो कि भैया अगर ये होगा तो तेरे को ये सोच बनानी है। उसके बिना मशीन डिसीजन नहीं ले सकती कि आपने ये चीज हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी जो चलती हैं उनमें बड़े सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें भी जाके उसमें भी कहीं ना कहीं कि ह्यूमन फीड तो है ही है ना। आप डायरेक्ट तो आप ही करोगे। एल्गोरिदम सिर्फ उस आपकी जो डायरेक्शंस हैं या जो आप उसको निर्देश देते हो उसको फॉलो करने का एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका है। जी पंकज जी, एल्गो ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान क्या है मोटे तौर पर? एल्गो के जैसे अभी सुरेश जी ने बोला कि
अगर देखा जाए तो ये है इमोशन लेस ट्रेडिंग है। इसके अंदर फायदा ये है कि मशीन आपके कोडिंग के अनुसार आपका काम करेगी, उस क्लाइंट कोड के अंदर काम करेगी। जो भी पैरामीटर्स आपने सेट करके रखे हुए हैं, जो भी कोडिंग आपने दे रखी हुई है कंप्यूटर को, तो उसी हिसाब से वो काम करेगा। एल्गो, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। एल्गो मतलब कोई लंबी चौड़ी टर्म नहीं है, इट इज ऑटोमेटिक। एल्गो मतलब ऑटोमेटिक। जो हम कंडीशंस लिखते हैं, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा जाता है, वो उसी अनुसार वो काम होता है। और इसका फायदा और नुकसान की अगर बात करेंगे तो नुकसान होने का काम इसके अंदर कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई इमोशंस लगे हुए नहीं है। जो आपने कोडिंग रखी हुई है उसके अंदर, उस कोडिंग के अनुसार उसके अंदर काम होगा। और नुकसान इसी में होता है कि अगर कोई छोटा कैपिटल लेके अगर एल्गोरिदम में काम करेगा तो नुकसान वहां पे होने का चांसेस ज्यादा है। वहां पे कोई छोटे कैपिटल के साथ में एल्गो पे काम नहीं कर पाएगा। एक 8 साल 10 साल का जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, जो प्रॉपर ट्रेडिंग कर चुके हैं मार्केट में, वो लोग सोच सकते हैं कि हम लोग एल्गो के अंदर जाएं और मोटा पैसा लगा के अगर काम करेंगे तभी होता है। आजकल में तो क्या है कि ऑप्शंस की भी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बन सकती है, स्टॉक्स की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बन सकती है, कैश मार्केट में भी काम करना है तो उसकी एक अलग स्ट्रेटेजी बन सकती है। एकदम सिंपल मूविंग एवरेज का भी अगर कोई स्ट्रेटेजी लगा दे तब भी काम हो पाएगा। और जैसे सुरेश जी ने बताया है कि कोई कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स के साथ में भी अगर काम करना चाहते हो आप तो उसी में भी काम हो सकता है। बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे एल्गो है तो उसका एंटी एल्गो भी बनता है। ये भी चीजें समझना बहुत जरूरी है निवेशकों को। तो ये कोई 15 मिनट 20 मिनट या 1 घंटा 2 घंटे का डिस्कशन में ये चीजें डिस्कस नहीं हो सकती है पूरी, लेकिन मोटा मोटी तौर पर हाँ, एल्गो में जितना फायदा है बड़े निवेशकों का है, छोटे निवेशकों को आना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। पंकज जी, लेकिन कहा जाता है बाजार में एक बात ये हमेशा चलती है कि एक्सपीरियंस के बाद ही एल्गो ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए, तो एक्सपीरियंस कैसे ले? एक्सपीरियंस तो आपका देखिए सर, कोई भी आदमी जब मार्केट के अंदर काम कर रहा है, चाहे वो पहला दिन हो दूसरा दिन हो, कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी होती है। उसी टाइम को जैसे जैसे आप आगे बढ़ाएंगे और ऑन अ रेगुलर बेसिस आप जब मार्केट के अंदर काम करते हो, उसी से एक्सपीरियंस जनरेट होगा आपका। तो 5 6 साल 7 साल का एक प्रॉपर अगर ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आपका बन जाता है तो उसके बाद में आप एल्गो के अंदर काम करने का सोच सकते हो, उसका विचार ले सकते हो आप। मैं खुद एल्गो की राइटिंग करता हूँ, मैं पूरी कंडीशंस लिखता हूँ उसकी। तो मुझे पता है कि किस तरीके के क्लाइंट बेस अपने पास में आते हैं, किस तरीके का क्लाइंट अपने को अप्रोच होता है। तो छोटे निवेशक जो इनएक्सपीरियंस्ड है वो लोग तो आने ही नहीं चाहिए, और 7 8 साल 10 साल का जिनका एक्सपीरियंस है वो लोग कुछ छोटे मोटे तौर पे विचार कर सकते हैं कि हाँ, कि मैं अब एल्गो में कुछ काम कर सकता हूँ। जी, धन्यवाद सर। जयप्रकाश जी, आपकी क्या राय होगी एल्गो ट्रेडिंग पर कि आम निवेशक के लिए, बिल्कुल आम निवेशक के लिए, कि इसे अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए या ट्रेडिशनल तरीके से जो ट्रेड कर रहे हैं उसे ही जारी रखें, वो ठीक ठाक है? कमल जी देखिए, एल्गो ट्रेडिंग है ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर्स लोगों के लिए है। कोई अगर निवेशक है, इन्वेस्टर है और अपना पैसा थोड़े मार्केट में किसी लंबी चौड़ी टाइम फ्रेम में लगाना चाहता है तो उसे एल्गो से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे रिलायंस खरीदना है तो रिलायंस आज वो 2450 से 2400 हो और 2500 हो, उससे मुझे क्या लेना देना है। एल्गो ट्रेडिंग उनके लिए बेनिफिशियल है जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम को कैच करके क्विक पैसा बनाना चाहते हैं। और इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप पूरे दिन में एक ट्रेड के लिए आप एल्गो ट्रेडिंग नहीं करोगे। तो आप कोई भी अगर एल्गो ट्रेडिंग करता है तो एक पैटर्न समझता है और उस पैटर्न पे अपना कोडिंग करता है और उस पैटर्न का एडवांटेज लेता है, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स हो या ऑप्शन राइटिंग, डेल्टा हेजिंग, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बट कुल मिला के ये है कि किसी को अगर ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग वाला अगर नजरिया है तो उसके लिए एल्गो बेनिफिशियल है। एक छोटे निवेशक या बड़े निवेशक, अगर आपका होराइजन टाइम फ्रेम बड़ा है तो एल्गो से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड पार्ट ये है कि कोई एक छोटा निवेशक है या छोटा ट्रेडर है जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहता है और एक बहुत ही नॉमिनल कैपिटल लेके अगर मार्केट में आता है तो उसे सीखने के लिए हो सकता है कि वो
कुछ एक एल्गोज पे ट्राई करें। आजकल बहुत जगह एपीआई एक्सेस मिलता है, जैसे हम लोग भी एपीआई एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। कोई अगर किसी क्लाइंट के पास स्ट्रैटेजी है तो अपने स्ट्रैटेजी अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे बनाए और एग्जीक्यूट हमारे यहाँ करे। तो वो एक आपके लिए एक टेस्टिंग मैकेनिज्म हो सकता है कि जहाँ पे आप वाटर टेस्ट कर रहे हैं कि मेरा एल्गो जो मैं स्ट्रैटेजी पे काम करना चाह रहा हूँ वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर आप उस नजरिए से आते हैं तो आपको ये माइंड सेट से आना चाहिए कि मैं अगर 1 लाख रुपीज लेके आता हूँ तो मैं तैयार हूँ वो पैसे को लूज करने के लिए, या वो मेरी एक लर्निंग फीस है जिसको मैं देना चाहता हूँ। और जैसा पंकज जी ने और सुरेश जी ने बताया कि इट्स लाइक एक एक एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर आप कोई कोड लिखते हैं और अगर आपने मार्केट में बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं तो आपको एक बेटर ग्रिप होता है कि किसी भी पैटर्न को समझने के लिए या कोई भी कोड फीड करने के लिए। तो वो आप 1-2 दिनों के लिए या 1 महीने भर या 6 महीने का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो ट्रेंड समझने में आपको कठिनाई होगी और आप एक सक्सेसफुल एल्गो ट्रेडर नहीं बन सकते। जी धन्यवाद जयप्रकाश जी। सुरेश जी, आपसे एक अहम सवाल है कि ये कहा भी जाता है कि एल्गो ट्रेडिंग आने वाले समय में ट्रेडिंग का भविष्य है। सुना जा रहा है कि बदलते समय के साथ तकनीकी के जरिए इसे और बेहतर बनाया जाएगा, और क्या टेक्नोलॉजी के अधिक डेवलप होने पर आम इन्वेस्टर के बाजार से बाहर होने का खतरा हो जाएगा या कोई गहराएगा? क्या हो सकता है आम निवेशक के लिए? देखिए कमल जी, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। जैसे जयप्रकाश जी ने भी बताया कि अगर एल्गो ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेडर के लिए है, निवेशक तो किसी भी सूरत में बाहर नहीं होगा। आज हम यूएस की मार्केट को देखें, वहां पे एल्गोज हर एक आम रिटेल इन्वेस्टर को या रिटेल ट्रेडर को भी मिलता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां के निवेशक बाहर हो गए। एल्गो ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेडिंग को बेटर करने के लिए, या और मशीन्स या और आगे चीज़ें की जो डेवलपमेंट होती रहेगी, और बढ़िया से बढ़िया मशीन्स या और टेक्नोलॉजी या और सिस्टम्स बढ़िया होते रहेंगे, वो एक ट्रेडर को बेनिफिट करने के लिए बाजार में पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन निवेशक के लिए इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जयप्रकाश जी ने भी बोला कि निवेशक के लिए बिल्कुल कतई भी फर्क नहीं है कि उसको रिलायंस आज 2400 में लेना है या 2500 हो गया तो क्या करना है, या 2300 होगा तो क्या करना है। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए कोई फर्क नहीं है। आज एल्गो ट्रेडर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैं जिस स्पीड से या जिस सिस्टम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आज अगर मैं ये बात करूं, जब ये 2008 में एल्गो शुरू हुआ था तो उसकी जो स्पीड थी वो हम एक मिली सेकंड्स या सेकंड्स की बात करते थे। आज जिस टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं वो नैनो सेकंड्स की है, ठीक है। और ये आने वाले वक्त के साथ और बेहतर हो जाएगी, ये बात मान के चलिए। तो लेकिन उसका जो एडवांटेज है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर के लिए या ट्रेडिंग के लिए है। निवेशक को आने वाले 100 सालों में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एल्गो मशीन और कितनी फास्ट हो गई है। निवेशक को कोई चेंज नहीं आने वाला, निवेशक के लिए कोई फर्क नहीं है। उसके लिए ये बाजार वैसे का वैसा ही है। बस हमें ये डिसाइड, मैंने जैसे पहले मैंने बोला है कि आपको ट्रेडर बनना है या निवेशक बनना है। अगर ट्रेडर बनना है तो एल्गो की जो टेक्नोलॉजी है उसमें डे बाय डे, अगर मैं 2008 से लेके अपनी कंपनी में बात करूँ तो हम हर दिन एक नया चेंज देखते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ एक नए चेंज हो रहे हैं, स्पीड को लेके, मशीन लर्निंग को लेके, सिस्टम को लेके, और काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। तो वो तो कंटिन्यूस चेंज है सर, वो होता रहेगा। वो सिर्फ ट्रेडर के लिए है। निवेशक को उससे किसी भी तरीके से एल्गो से ना तो भयभीत होने की जरूरत है, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। जो वो चीज़ कर रहे हैं उनको एक डिसिप्लिन तरीके से अपने बाजार में निवेशित रहें, अच्छी कंपनी को देखें, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड चेक करके, या जो भी उनका एक पैरामीटर है उसके हिसाब से करें। एल्गो को सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से ट्रेडर के लिए छोड़ें, और उससे निवेशक को कोई फर्क, हमारा ये मानना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बहुत धन्यवाद सर। अब एक अंतिम सवाल है, एक निवेशक के लिए आप कौन से सेक्टर सुझाएंगे कि जिनकी अच्छी कंपनियों में वो निवेश करे आने वाले समय के लिए? देखिए कमल जी, आज की डेट में अगर हम बात करें तो हर एक चीज को बड़ा वही है, हर किसी का अपना स्पेसिफिक है कि उसका टाइम होराइजन कितना है, सोच है। अगर मैं सेक्टर्स की आज की डेट में बात करूं तो मेरे को सॉफ्टवेयर कंपनीज के ऊपर काफी अच्छी मेरा अच्छा रुझान है, क्योंकि आने वाले टाइम में जितनी चीजें, जैसे अभी हम एल्गो ट्रेडिंग की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की एक यूटिलिटी है। तो जैसी जो कंपनी जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जो कंपनीज को ऑटोमेशन में सिस्टम में जाने के लिए, वो हमें अच्छा लगता है। रियल एस्टेट सेक्टर क्योंकि एक नए साइकिल से निकल रहा है तो वो चीज़ अच्छी लगती है। तो ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं। लेकिन आप निवेश, क्योंकि मैं ना तो एक कोई रिसर्च सलाहकार हूँ या कुछ ऐसा, तो निवेश किसी ने भी करना है तो आप अपनी समझ और अपनी सोच या अपने जो भी
आपके सलाहकार हैं उनसे सलाह लेके करें। हमारे हिसाब से ये 2-3 सेक्टर हमें बड़े प्रॉमिसिंग लगते हैं। तो जी जयप्रकाश जी, आप क्या सलाह देंगे कि कौन से सेक्टर को चुनना चाहिए जो भविष्य के हैं? कमल जी देखिए, आप इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर्स अगर आप ध्यान दें, क्योंकि जिस स्टेज पे आज हमारी इकोनॉमी है, राइट, हम लोग एनएसओ का एस्टिमेट आया है कि हम 9.2% ग्रोथ देंगे FY22 में, और गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है, आने वाले बजट में भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो आपको ये देखना है कि हमारा एडवांटेज क्या है एज एन इकोनॉमी, और कोविड के बाद जिस हिसाब से जो बिजनेस का रुझान है या जो इंटरेस्ट जागा है इंडिया को लेके, वो किस किस सेक्टर को बेनिफिट कर सकता है। मुझे लगता है अगर ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में सेक्टर्स में देखें तो केमिकल्स एक अच्छा सेक्टर है जो इंडिया में ग्रो हो सकता है और यहाँ की कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि आज जो हमारा टेक डिविडेंड है इंडिया का, जो आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग या वर्कफोर्स आज इंडिया में है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है। तो टेक्नोलॉजी, स्पेशलिटी केमिकल्स, और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स का जो दौर है ये इस तरह चला, तो आने वाले समय में हो सकता है कि रियल एस्टेट भी एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कंपनीज जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जिनके बुक्स कितने स्ट्रांग है, ये भी देखना है कि वो आज लेवरेज कितना है, कितना उनका लोन है, डेट है, प्रोमोटर की होल्डिंग क्या है, प्रोमोटर ने कोई स्टॉक प्लेज किया है या नहीं किया है। तो ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि देखिए नेट प्रॉफिट बहुत सारे रीजंस के कारण फ्लक्चुएट होता है। किसी ने अपना कोई एसेट बेच दिया और वो प्रॉफिट बुक्स में ले आया, तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना कंसिस्टेंट है। अगर वो लास्ट 12 क्वार्टर 16 क्वार्टर में अगर उसमें बहुत वाइल्ड फ्लक्चुएशन नहीं है, तो कंपनी अपने ऑपरेटिंग बिजनेस में अच्छा मार्जिन कायम रख रही है, तो एक बहुत कुछ बताता है ये कंपनी के मैनेजमेंट और उसके फंक्शनिंग के बारे में। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। और जो 3 सेक्टर मैंने बताया, ये मेरे सोच है, हो सकता है कि और भी सेक्टर्स हों, तो अपने एडवाइजर या ब्रोकर से राय लेना बहुत जरूरी है इस पर। जी पंकज जी, देखिए इंडेक्स बेस ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टमेंट सॉरी यानी पैसा लगाना चाहिए जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस तरह के प्रोडक्ट में, या सेक्टर वाइज जाना चाहिए? सर देखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी ये इंडेक्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हो सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर जितनी बैंक्स आती है वो बैंकों के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो अगर सेक्टर्स की अगर आप बात कर रहे हो, काफी टाइम से सेक्टर में अगर इंसिस्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सीमेंट सेक्टर एक काफी अच्छा उछाल देगा। ऑटोमोबाइल और बैंक्स, ये तीनों अच्छे चलेंगे नियर फ्यूचर में। और लॉन्ग टर्म में अगर लंबा काम करना है तो आईटी सेक्टर में कोई भी स्टॉक लेके चलिए, जैसे कि आज टीसीएस का बायबैक का विचार चल रहा है। टीसीएस, विप्रो और बैंक के अंदर आईसीआईसीआई बैंक सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे। जी धन्यवाद पंकज जी। आपका कमल कोई जी, डिस्क्लेमर? कमल जी जस्ट आपकी जी अनुमति हो तो मैं एक पॉइंट ऐड करना हाँ, चाहूंगा। जी कहिए सर। देखिए, कोई भी निवेशक जो पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रहा है, राइट, और उसे अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे आसान तरीका है ईटीएफ्स खरीदना इंडेक्स का, चाहे आप निफ्टी का ईटीएफ लें, क्योंकि ये किस तरह से सेफ है। आप देखें, निफ्टी हमेशा एक ना कैटलिस्ट है कि जितने भी खराब कंपनियां हैं वो कंपनियां अपने आप वीड आउट हो जाती हैं, और ये एक साइकिल चलता है। लास्ट आप 5 साल का डेटा उठा लें, जिसमें कंपनी जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग निफ्टी का हिस्सा हुआ करती थी, डीएचएफएल निफ्टी का हिस्सा था, तो इस तरह की कंपनियां अपने आप ही वीड आउट हो गई, और इसके कारण इंडेक्स को कभी तकलीफ नहीं हुई। इंडेक्स जो 8,000 था आज 18,000 पे है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के तरीके से या सिप के तरीके से आपको इंडेक्स ईटीएफ्स लेना एक बहुत अच्छा तरीका है। और स्टॉक मार्केट्स देखिए, चाहे आप जितने भी उतार चढ़ाव हो, हम लोगों ने एक पूरा हिस्ट्री देखा है जिसमें आप बहुत सारे स्कैम्स हुए, बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए, स्लो डाउन हुआ, उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर जाता है। हम लोग एक कॉमन लाइटर नोट पे इस तरह की बातें करते हैं कि 2 चीज का ऊपर जाना हमेशा तय है, जो इंसान जो इस धरती पे आया है, और दूसरा निफ्टी। तो आपको वो ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो एक निवेशक को बहुत ज्यादा, जिसको अगर समझ में नहीं आता है सेक्टर, स्टॉक्स,
तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि इंडेक्स के ETF में अपना SIP स्टार्ट कर लें। जी धन्यवाद। जयप्रकाश जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? देखिए, जो सेक्टर्स मैंने सुझाए इस पे हो सकते हैं कि हमारे व्यूज हैं, जिसमें पर्सनल होल्डिंग भी हो सकता है और हम लोगों ने क्लाइंट को भी रिकमेंडेशन किया हो। जी पंकज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? ये मेरे क्लाइंट्स लोगों को जो भी स्टॉक्स मैंने स्पेसिफिकली बोले हुए हैं वो दिलाए हुए हैं, सो यही है। जी मैं खुद कोई स्टॉक नहीं कर रहा हूँ इसमें। थैंक्स सर। सुरेश जी, आप कुछ शेयर बाजार के अंतिम निचोड़ के रूप में कहना चाहेंगे? जैसे जयप्रकाश जी ने एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि भाई नए नए हो तो इस तरह सिप ETF वगैरह में कर लो और मतलब शांति से रहो, और निफ्टी का ऊपर जाना बहुत मतलब कंपलसरी हो जाएगा ये भी इन्होंने कहा। देखिए, मेरा भी यही मानना है कि इंसान हो या निफ्टी, जाना तो ऊपर ही है। इसमें मैं बात एक ऐड कर सकता हूँ कि अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, आप अगर नए इन्वेस्टर हैं जैसे जयप्रकाश जी ने बोला, तो आपको कुछ नहीं करना। सिंपली आप अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते रहेंगे ETF के जरिए भी, तो 15 से 16% का रिटर्न आपको साल दर साल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देता रहेगा। मेरा इसमें मानना ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक यंगर एज में हैं और आप अभी रिसेंटली मैरिड हुए हैं, तो उसको ये मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट आपका पहला बच्चा है और आपने इसको बच्चे की तरह से पालना है। तो आप बच्चे का जिस तरीके से ख्याल करते हैं उसी तरीके से आप अपने स्टॉक्स का, अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके 2 बच्चे और होंगे और ये तीसरा बच्चा होगा, तो ये तीसरा बच्चा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके आपका ज्यादा ध्यान रखेगा, आपकी ज्यादा केयर करेगा बजाय उन 2 बच्चों के। वो 2 हो सकता है कि अलग से निकल जाए, कुछ इधर भाग जाए, कुछ US चला जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन ये आपके मुश्किल टाइम में सबसे ज्यादा ध्यान रखेगा। पर उसके लिए एक चीज जरूरी है कि आपको इसको बिल्कुल बच्चे की तरह से ही पालना पड़ेगा। हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे को आज आप किसी बुरी कंपनी में या बुरी जगह पे जाके छोड़ के नहीं आ सकते। तो ऐसे ही ट्रेडिंग में नहीं उलझाएं, सट्टेबाजी में नहीं उलझाएं या कुछ ऐसी चीजों के अट्रैक्शन में नहीं आए, उससे बचाव करके रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट से बढ़िया मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को 30 साल हो गए और ज्यादातर हम क्योंकि ट्रेडिंग में रहते हैं, 90 मैंने तो आपको बताया कि 94-95% हमारा जो पार्ट है वो ट्रेडिंग में गुजरता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ट्रेडिंग में रहते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से एक अलग पोर्टफोलियो चलते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको स्टॉक मार्केट से बढ़िया रिटर्न की कोई जगह नहीं मिल सकती। इससे बढ़िया रिटर्न्स किसी भी बाजार में ना अभी थे, ना अभी हैं और ना आगे रहेंगे। सिर्फ हमें उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा कि ये एकदम से पैसा, जैसे सबसे पहला जो सवाल आपने किया था कि एकदम से बहुत बड़ा पैसा कमाने का जरिया, उस सोच से बाहर आना पड़ेगा। कंटिन्यूस और सही ढंग से पैसा कमाने का जरिया ये अच्छा है। तो वो कंटिन्यूस और सही ढंग आपका तीसरा बच्चा आपको, आप अगर ने ध्यान रखा तो वो देगा ही देगा, ये मेरा ऐसा मानना है। जी आपका सर कोई डिस्क्लेमर? मेरा डिस्क्लेमर ये है कि जितनी भी सेक्टर्स या जो चीजें मैंने बोली उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। क्लाइंट को हम कोई राय नहीं देते हैं, मैं क्लाइंट को डील करता ही नहीं, तो मेरा किसी क्लाइंट के साथ कोई ऐसा नहीं है। मेरी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग सारी इसमें हो सकती हैं। और हम इन जितने भी स्टॉक या सेक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं या एल्गो ट्रेडिंग के लिए, हम उसमें एक्टिवली ट्रेड करते हैं, बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं। एज ए ट्रेडर हम रहते हैं, तो उसमें हमारा कोई डिस्क्लेमर, मेरे पास मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। थैंक्स सर। कोई सवाल नहीं आए और मुझे लगता है कि अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें, किन सेक्टर में करें और किस तरह से रिटर्न पाए, बेटर रिटर्न क्या है, एल्गो ट्रेडिंग क्या है, इसके सभी चर्चा से शायद सभी लोग संतुष्ट हैं। और हम इस चर्चा को कुछ समय पश्चात जो YouTube चैनल है मोलतोल इंडिया, उस पर भी प्रसारित करेंगे। और मैं शेयर इंडिया के डायरेक्टर श्री सुरेश अरोड़ा जी, इकोनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के श्री प्रमुख पंकज रांदड़ जी और धन के डायरेक्टर श्री जयप्रकाश गुप्ता जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आपने कीमती समय दिया और शुभ संध्या। सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे, यही ईश्वर से कामना। नमस्कार। नमस्कार कमल जी।